शांति यादव कैरियर कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। साइंस की सीरीज चल रही है, साइंस में, इसमें फिजिक्स में ये तीसरा वीडियो है। अगर अभी तक आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लें और उनको देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसको अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कार्य यानी वर्क क्या होता है, वर्क कैसे वर्क करता है और इसमें कौन कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, सभी विषयों पर आज बात की जाएगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तुरंत क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर बात करें कार्य की, किसी वस्तु पर आरोपित बल, उसके कारण एवं विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अगर मान लो किसी पर भी अगर आप बल लगाते हैं, जैसे मान लो ये वॉल है और इस वॉल पे अगर आप बल लगाएंगे तो बल लगाने के साथ साथ में ये जो वॉल है या फिर जो भी ये ऑब्जेक्ट है ये कितना विस्थापित हुआ, कितना दूर गया, उसको यानी कि वर्क बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू आपका विस्थापन। यानी विस्थापन यानी आप जितना भी दूर विस्थापित हुआ उसको अगर दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका ये कार्य आ जाएगा। और कार्य क्या होते हैं, अदिश राशि होती है। क्योंकि यहाँ पर अदिश राशि क्यों होती है, क्योंकि जो दिशा होती है उसकी कोई आवश्यकता यहाँ पर विशेष नहीं होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कार्य एक अदिश राशि है। कार्य धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है। अब जैसे मान लो आपने क्या किया, ये इस वॉल पे फोर्स तो खूब बहुत सारा लगा दिया, मान लो 50 न्यूटन लगा दिया और विस्थापित कितना हुई, 0, यानी आपका कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो कार्य होता है वो शून्य भी हो सकता है, ये भी आपको याद रखना है। कार्य का जो एसआई मात्रक तो होता है वो जूल होता है और सीजीएस मात्रक जो होता है वो अर्ग होता है। एसआई मात्रक जूल होता है, ये आपको याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे हम लोग बात करेंगे, किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया गया और उसमें 1 मीटर का विस्थापन हुआ तो किए गए कार्य की मात्रा जूल में क्या होगी। तो अभी मैंने बताया था कि जब ऐसा कुछ होगा तो आप क्या करेंगे, इस फोर्स को और जो विस्थापन होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर दोनों की बात करें तो ये 1 न्यूटन हो जाएगा, ये आपका 1 मीटर हो जाएगा। 1 न्यूटन को आप लिख सकते हैं 1 kg और 1 kg को लिख सकते हैं आप 1000 ग्राम और 1 मीटर को आप लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बात करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 2 5 5 5 5 3 8 यानी 7 यानी 10 टू पावर 7 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला आपका 8 यानी 8 0 हो जाएंगे, तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे ऊर्जा की। अब देखिए ऊर्जा क्या होती है। अगर ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि, ऊर्जा कैसी राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि है जिसके कार्य के मात्रक के समान ही होते हैं। ठीक है, और यदि किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो ऊर्जा में कमी आती है, परंतु किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। किसी वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है तो उसमें क्या होती है, ऊर्जा की कमी आती है, और जिस पर कार्य किया जाता है उसमें क्या होती है, उसमें हमेशा आप क्या देखोगे, उसमें क्या होगी, ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, आगे बात करें, कैलोरी ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है, एक बड़ा मात्रक होता है। 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं और 1 कैलोरी में 1 किलो कैलोरी। कैलोरी का मतलब यहाँ पर आपको ये वाला याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे, 1 ग्राम पानी को गर्म करने पर उसके तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वह एक कैलोरी कहलाती है। अगर आपसे कभी पूछा कि एक कैलोरी क्या होती है तो आपको याद रखना है कि 1 ग्राम पानी को गर्म करने में उसके तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहेंगे, एक कैलोरी कहेंगे। आगे बात करेंगे गतिज ऊर्जा की। अगर गतिज ऊर्जा की बात करें, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। इसका जो फार्मूला होता है 12 mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी वस्तु के बीच की दिशा पर निर्भर नहीं करती है, यह भी आपको याद रखना है। स्थितिज ऊर्जा की बात करें,
जो कोई स्थिर ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जो आपके स्टैटिक होते हैं, किसी वस्तु में उसकी स्थिति या अवस्था के कारण संचित ऊर्जा उसकी स्थिति ऊर्जा कहलाती है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक ले जाया जाए तो उसकी स्थिति ऊर्जा का मान जो होगा वो mgh होगा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे विद्युत ऊर्जा की, बात करेंगे विद्युत ऊर्जा की। अगर बात करें तो विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या आपको याद रखना है, आपको याद इतना रखना है कि आवेशित कणों से उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय विखंडन और संलयन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब जो बताने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ऊर्जा का संरक्षण नियम कई बार एग्जाम में पूछा है, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या पूछा है आपसे, आपको क्या जानना है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल परिवर्तन किया जा सकता है। यही बात आपको हमेशा याद रखनी है। ये कई बार पूछा गया है कि ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या कहलाता है। आगे बात करेंगे आपको, क्योंकि मैंने बताया आपको कि क्या होता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, तो क्या कर सकते हैं, परिवर्तन। जैसे डायनमो या जनरेटर का काम क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। बल्ब या ट्यूबलाइट का काम क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। माइक्रोफोन का काम क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। लाउड स्पीकर का काम क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। तो ये आपने देख लिया कि ऊर्जा का यहाँ पर क्या होता है, स्थानांतरण हो रहा है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे शक्ति यानी पावर की। अगर पावर की बात करें, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, पावर कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक वाट होता है। इसका एक अन्य मात्रक अश्व शक्ति होता है, जिसमें 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर में 746 आपके क्या होते हैं, वाट होते हैं। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलो वाट पर आवर होता है और 1000 वाट किसी भी उपकरण में 1 आवर तक चलाया जाता है तो खपत हुई ऊर्जा को 1 के बराबर माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। साथ साथ में डायरेक्ट आपको यही याद रखना है कि 1 किलो वाट आवर में 3.6 × 10⁻⁴ जूल होता है। अब बात करेंगे प्रेशर की यानी कि दाब की। अगर दाब की बात करें तो दाब क्या होता है, किसी भी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल दाब कहलाता है, यानी प्रेशर कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बात करेंगे दाब का मापन बैरोमीटर द्वारा किया जाता है। यह एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक पास्कल होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। और अगर आगे बात करें तो आप देख सकते हैं, अगर आगे बात करें वायुमंडलीय दाब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है वायुमंडलीय दाब क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा 1 मिनट। वायुमंडलीय दाब की अगर बात करें तो वायुमंडल में उपस्थित गैस वाष्प कणों द्वारा जो वस्तु पर बल लगाया जाता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है वो बार होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया बार किसका मात्रक होता है, बार किसका मात्रक होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। 1 एटमॉस्फेरिक यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 1013.25 मिलियन बार पर MB होता है, 760 mm पर HG होता है। ये भी आपको याद रखना। 1 बार में 10⁵ पास्कल होते हैं। बैरोमीटर का पारा अचानक गिरता है तो आंधी या तूफान का पूर्वानुमान होता है। यदि बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे की ओर आता है तो यह वर्षा का पूर्वानुमान है। ऊंचाई बढ़ने पर दाब घटता है, क्वथनांक बढ़ने पर दाब बढ़ता है। जिन वस्तुओं को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है उनका दाब गलनांक के साथ क्या होता है, बढ़ता है। जैसे घी हो गया, मोम हो गया या फिर आपका वैक्स हो गया। तो ये बातें आपको याद रखनी है, यहाँ से कई बार प्रश्न बन चुके हैं। आगे बात करेंगे तरंगे क्या होती हैं। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस होता है। डिस्टर्बेंस का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी तालाब में अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो देखेंगे बहुत सारे उसमें क्या तरंगे उठती हैं, तो क्या होता है, डिस्टर्बेंस ही होता है। तो जो माध्यम या निर्यात के संचरण होता है, तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं। तरंगे आपकी 2 प्रकार की होती हैं। पहली तरंग आपकी होती है यांत्रिक तरंगे, दूसरी होती है अयांत्रिक तरंगे। अगर यांत्रिक तरंगों की बात करें तो पहले बात करेंगे हम लोग यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए के माध्यम की आवश्यकता होती है उसे यांत्रिक तरंगे कहते हैं। यांत्रिक तरंगे भी आपकी 2 प्रकार की होती हैं। पहली हो जाएगी अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग के संचरण की दिशा के अनुदिश होता है, जैसे कि ध्वनि तरंगे हो गई, भूकंप तरंगे हो गई। अनुप्रस्थ तरंगे वो तरंगे होती हैं, वे तरंगे जिनमें संचरण की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा में लंबवत होती है, जैसे वाटर वेव्स हो गई, मैंने एग्जांपल दिया, लाइट वेव्स हो गई।
और सेकंड आप समझ लीजिए, आयांत्रिक तरंगे क्या होती हैं? वे तरंगे जिनके संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जैसे कि आपकी ईएम वेव्स हो गई, यांत्रिक तरंगे होती हैं। और यहाँ पर जान लीजिएगा कि जो गामा यानी पाल विराट यानी कैंसर, एक्सरे रोंजन यानी आंतरिक अंगों की जांच होती है। अगर अल्ट्रा वायलेट तरंगों की बात करें तो रिटर्न इसकी खोज की थी। और जल शुद्धिकरण का काम होता है, विजिबल न्यूटन हो जाएगा। और इसी तरीके से इंफ्रारेड हर्सेल हो जाएगा, माइक्रो आपके हेनरिक वर्टस हो जाएगा, रेडियो मार्कोनी ने खोजा था, और रेडियो एंड मोबाइल। तो भेदन की क्षमता की अगर बात करें तो भेदन की क्षमता जो होती है आवृत्ति, ऊर्जा, अनुदैर्ध्य। और गामा रेज का जो नाम रदरफोर्ड ने रखा था, बात करें ध्वनि तरंगों की तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अर्थात तरंगे निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगों का संचरण संपीड़न एवं विदलन के रूप में होता है। ये तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों के माध्यम में संचरण कर सकती हैं। आप सबको ये बात पता होगी। आगे बात करें अगर कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं ठोस में सबसे अधिक होती हैं, द्रव में उससे कम, गैस में सबसे कम होती हैं। घनत्व की बात करें तो घनत्व बराबर अनुक्रमानुपाती होता है 1/ध्वनि की चाल। समझे बेटा? आगे बात करेंगे आवृत्ति की। आवृत्ति की बात करें एकांक समय में किए गए दोलनों या कंपनों की संख्या इस दर्शाती है। और इसको आप इसका चित्र भी देख सकते हैं, मतलब कि इसका सिंबल भी देख सकते हैं किस तरह दर्शाया जाता है। आगे बात करेंगे इसका आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे हम लोग बात करेंगे सीधे, अगर बात करें जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो हो जाएगा आपका, जैसे कि एक मिनट और रुक जाएंगे। ध्वनि का परावर्तन, यहाँ से पूछता है अपवर्तन परिवर्तन के बारे में, कई बार प्रश्न पूछा है आपसे। जब ध्वनि उचित परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है तो उसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ध्वनि परावर्तन के नियमों को पालन करती है। ध्वनि परावर्तन के लिए बड़ी परावर्तक सतह की आवश्यकता होती है क्योंकि ध्वनि का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। कई बार यहाँ से एग्जाम आया है आपका इको से, प्रतिध्वनि से। जब व्यक्ति किसी उचित परावर्तक सतह के सामने जोर से चिल्लाता है तो कुछ समय पश्चात उसे अपनी ही ध्वनि सुनाई देती है, जिसे प्रतिध्वनि यानी इको कहा जाता है। आपने कई बार आप लोगों ने किया भी होगा कि जब कभी जाते हैं किसी बंद कमरे में हो या कहीं पर गुफा जैसी अगर कोई चीज़ मिलती है, अगर वहाँ पर आप ऐसा करते हैं तो आपको अपनी ही ध्वनि आपको सुनाई देगी। ठीक है। अगर आगे बात करें, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसमें ध्वनि की तीव्रता मैक्सिमम होती है। इसकी बात नहीं करेंगे, सीधे बात करेंगे रिजोनेंस हो जाता है। रिजोनेंस इंपॉर्टेंट आपके लिए, यानी अनुनाद क्या होता है? माध्यम का कोई कण जब स्वतंत्र रूप से दोलन कर रहा हो और उस पर समान आवृत्ति का कोई बाह्य बल आरोपित किया जाए तो उसके आयाम से में वृद्धि होती है। इस घटना से अनुनाद कहते हैं। ठीक है, यह भी याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉपलर का प्रभाव कई बार पूछा गया एग्जाम में। जब कोई ध्वनि के स्रोत और श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति मूल आवृत्ति की आवृत्ति से भिन्न होती है। श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति को आभासी आवृत्ति कहते हैं और श्रोता व स्रोत के मध्य दूरी की ध्वनि की आवृत्ति व्युत्क्रमानुपाती होती है, जैसे कि वायुयानों के व पनडुब्बियों की चाल निर्धारित करने में, तारों की गति पता लगाने में। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सब बातें याद रखनी है। आगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट्स है वो बता देते हैं आपको। यहाँ पर ये कई बार पूछा गया है, जैसे आपका एग्जाम्पल ले देते हैं। ये सोनार का प्रयोग समुद्र की गहराई, पनडुब्बी, चाल व दिशा। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वायुयान, मिसाइलों की स्थिति व गति में, है ना। LIDAR के बाद के पहाड़ों की ऊंचाई या मौसम पूर्वानुमान किया जाता है। ठीक है, तो ये इस वीडियो में इतना ही रहेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।